गुड डे फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और सम लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सम है। आप इस सम में बहुत सारी न्यू बातें सीखेंगे। खास करके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑफ वैल्यू के बारे में इस सम में आप बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, इसका मास 10 kg है, इसका मास 20 kg है। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। म्यू एस और म्यू के को मैंने सेम मान लिया कन्वीनियंस के लिए। इन दोनों के बीच में, मतलब इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस स्मूथ है। इस ब्लॉक के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F0 120 न्यूटन का लग रहा है। आपको ये बताना है कि जैसे जैसे इस F की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा, दोनों ब्लॉक्स का क्या होगा। क्या ये साथ में मूव करेंगे, कब तक ये साथ में मूव करेंगे, कब सेपरेट होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी अलग अलग वैल्यूज ऑफ F के लिए, ये सब हमको डिस्कस करना है। बहुत प्यारा समय, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे केसेस पे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम F को 0 मान लेते हैं। हमने बिल्कुल फोर्स लगा नहीं रखा है। ये 120 न्यूटन का फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि जितने भी सरफेसेस हैं उनके बीच में जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू हम निकालें, ताकि हमको पता चल सके कि रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं। आपको मालूम है कि दो ब्लॉक्स के बीच में, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन तब होगा जब उनके बीच का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रिमूव हो जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक दोनों ब्लॉक्स के बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। तो यहां पर मेरे पास इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मैं उसको F1 बोल देता हूं, वो म्यू एन हो जाएगा। एन यानी कि यहां से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा उसके लिए आपको यह सोचना है इस सरफेस के ऊपर वेट कितना रखा है। मास 10 है, जी 10 हो गया, तो mg से 100 न्यूटन हो गया, तो n मेरे पास 100 न्यूटन हो गया, तो ये 0.3 इंटू 100, ये मेरे पास हो गया 30 न्यूटन। तो ये एफएस मैक्स की वैल्यू है दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। आपको मालूम है कि इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन है इन दोनों के बीच में। एक्सटर्नल फोर्स 120 है जिसने 30 की वैल्यू को एक्सीड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप कर जाएगा और आपका डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। देख लीजिए, ये मेरे पास ए ब्लॉक है 10 kg का, ये फोर्स F0 मेरे पास 120 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन का इसके ऊपर पीछे आ जाएगा बिकॉज ये आगे निकल जाएगा, और ये B 20 kg का, यहां पर कोई फोर्स नहीं है। ये F मेरे पास 0 है इस समय। ये फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन का, तो इसका रिएक्शन यहां पे 30 न्यूटन का, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक आगे खिसकेगा, तो ये ब्लॉक सोचेगा इसको मैं आगे खिसकने न दूं ताकि रिलेटिव मोशन ना हो, इसलिए ये ब्लॉक इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। और ये ब्लॉक इस फोर्स के कारण आगे जा रहा है, तो ये सोचेगा इसको भी मैं आगे ले जाऊं ताकि हम दोनों का रिलेटिव मोशन क्रिएट ना हो, दोनों की वेलोसिटी अलग ना हो जाए। तो ये ब्लॉक इसको आगे पुश करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये 30 न्यूटन जो इसने इसके ऊपर लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये ब्लॉक इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा 30 न्यूटन का। ऐसी बात होगी। उस टाइम पे इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा देख लीजिए, 120 माइनस 30 90, नेट फोर्स इसके ऊपर 90 हो गया, 90/10, ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, इसके ऊपर केवल 30 न्यूटन का फोर्स है, 30/20 कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सीलरेशन से आगे मूव करना शुरू करेंगे। उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 30 न्यूटन का है, मैक्सिमम है। अब इस फोर्स को मैं आगे बढ़ाना शुरू करूंगा 0 से, तो एक कॉमन सेंस वाली बात आपको समझ में आ रही है कि शायद इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा क्योंकि इसका फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर 30 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, ये तो इसको हेल्प ही करेगा। तो जैसे जैसे F की वैल्यू बढ़ेगी, तो F + 30 की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मुझे मालूम है कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब तक इसका एक्सेलरेशन 9 नहीं हो जाता है तब तक ये दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बिकॉज स्लिपिंग हो रही है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है 30 न्यूटन का, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, क्योंकि स्लिपिंग हो गई है। जब स्लिपिंग हो जाएगी, रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लिपिंग नहीं होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये आपको पता है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मुझे इस फोर्स को कितना कर देना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक भी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जाए, ताकि दोनों फिर साथ में मूव करते हुए हमको नजर आए।
तो सपोजिंग मैंने फोर्स एफ ले लिया, पहले 0 था, अब मुझे पता नहीं है कितना है, ये एक्सीलरेशन मुझे 9 चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसका एक्सीलरेशन 9 हो जाए। ये फोर्स कितना मुझे जानना है, 30 आगे मुझे हेल्प कर रहा है, एफ और 30 दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स एफ प्लस 30 विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ प्लस 30 इसका मास 20 है, 20 इंटू 9 ये 180 हो जाएगा, तो एफ मेरे पास हो जाएगा 150 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 0 से 150 तक पहुंचेगी तब तक ये दोनों सेपरेटली मूव करेंगे, दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा 30 न्यूटन का, और जैसे ही ये फोर्स 150 पे पहुंचेगा तो दोनों ब्लॉक्स 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाना शुरू कर देंगे, साथ में मूव करेंगे। ये बात है बच्चों का। वीडियो को पॉज करके सारे केसेस कॉपी करते जाइए, बिकॉज मैं बोलते जाऊंगा, मैं केस करता जाऊंगा, मिटा के मैं अलग अलग केस करता जाऊंगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। तो यहाँ पे फोर्स मेरे पास आ गया 150 न्यूटन, और मैंने देखा दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं, यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं F इक्वल टू 0, तो दे आर मूविंग सेपरेटली, और F मेरे पास 0 लेस देन F लेस देन 150 है, तो मूविंग सेपरेटली अगेन, है ना, ये भी मूविंग सेपरेटली थे, और जैसे ही मेरे पास F 150 आ गया तो नाउ दे आर मूविंग टुगेदर, और साथ में मूव करते हैं। उनका एक्सेलरेशन कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये बात हमको समझ में आई। तो 150 पे दे आर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब हमें लग रहा है कि हमने कहा जैसे जैसे एफ को बढ़ाएंगे इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो हमें लग रहा है कि जैसे ही हम 150 को क्रॉस करेंगे तो शायद इसका एक्सेलरेशन 9 को एक्सीड कर जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है। अब अगर बेटा ऐसा हुआ, इसका एक्सेलरेशन अगर बढ़ गया इसके कंपैरिजन में, इसका एक्सेलरेशन तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये 120 है, 30 है, इसका एक्सेलरेशन तो फिक्स रहने वाला है। इस पर अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया, 150 को क्रॉस कर दिया, तो मे भी मुझे लग रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, मतलब ये ब्लॉक आगे निकल जाएगा, तो बी ब्लॉक जो है ए के ऊपर स्लिप कर जाएगा, बी आगे निकल जाएगा। देखो बेटा, अगर ऐसा हुआ तो ए को लगेगा बी आगे जा रहा है मुझसे, तो वो बी को रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे हो जाएगा। और ये अगर आगे जा रहा है, इसको लगा बी ए पीछे रह जाएगा, तो वो ए को आगे खींचेगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ आ जाएगा। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मैंने 150 को क्रॉस किया, और शायद अगर मुझे लग रहा है कि ये इसके ऊपर आगे निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ए पीछे रह जाएगा, बी आगे रह जाएगा, अगर ये सिचुएशन आ रही है, लेट अस चेक ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने एज्यूम किया बी अहेड ऑफ ए, मैंने एज्यूम किया, और ये फोर्स जो है मैंने कितना कर दिया, 180 कर दिया। अगर ऐसा होगा, ये आगे निकल जाएगा, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आ जाएगा 30 का, और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे हो जाएगा 30 का। ये बात है, क्योंकि आगे जा रहा है तो ये इसको रोकेगा, पीछे करेगा, और ये इसको आगे धक्का मारेगा 30 से। मान लिया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों के बीच में 30 न्यूटन का। एक्सीलरेशन कितना होंगे वो चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। हमने एज्यूम किया कि बी इज हेड ऑफ ए, मतलब बी का एक्सीलरेशन ए से ज्यादा आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, वरना नहीं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो इस पर नेट फोर्स 150 हो गया, 150 अपॉन 10, इसका एक्सीलरेशन हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 180 माइनस 30, 150 अपॉन 20, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए बी का एक्सीलरेशन ए से कम आया, दैट मींस बी अहेड ऑफ ए। ये बात गलत हो गई। तो जब मैंने 150 से क्रॉस किया, क्योंकि मुझे लग रहा था 150 पे दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब 150 से बियॉन्ड जाऊंगा तो शायद नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा करने से वो चीज हुई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो बी अहेड ऑफ ए नहीं हो सक रहा है। अच्छा, बी पीछे तो रहेगा नहीं, क्योंकि ए हमेशा पहले से आगे था, बी को मैं धीरे धीरे साथ में करवा दिया, अब बी पीछे नहीं रहेगा। अब या तो बी आगे निकल सकता है, वो हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद अभी भी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, शायद। तो हम चेक करते हैं बी एंड ए मूविंग टुगेदर, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या दे आर मूविंग टुगेदर? क्या साथ में मूव कर रहे हैं?
हमको ये पता चल गया है कि बी ब्लॉक ए से आगे नहीं निकलेगा, बिकॉज हमने फोर्स बढ़ाया तो हमने देखा कि ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बी ए से आगे नहीं निकलेगा, मतलब बी हमेशा पीछे रहेगा या साथ में मूव करेगा। अगर ऐसा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये आगे जा रहा है और ये पीछे रहने वाला है। या तो मूव करेंगे साथ में, या आगे तो नहीं जाएगा, आगे जाने वाला केस कैंसिल हो गया। तो या ये पीछे रहेगा या दोनों साथ में मूव करेंगे, आगे नहीं जा सकता। अगर आगे जाता तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ रहता, वो नहीं हुआ। तो ऐसा मान लेते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स इसका आगे की तरफ है, दे आर मूविंग टुगेदर। ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे हो गया। केस है बी एंड ए आर मूविंग टुगेदर। अगर ऐसा हुआ बेटा तो 120 माइनस 30 90 हुआ, इसका एक्सेलरेशन 9 हो जाएगा। और ये हो गया 210 अपॉन 20, ये एक्सेलरेशन हो गया 210 21 अपॉन 2, 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन इसका ज्यादा आ गया, लेकिन हमने तो कहा था दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए था। प्रॉब्लम हो गई बच्चों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पहले हमने कहा कि ये आगे निकल जाएगा, उसमें भी केस सेट नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं कि दोनों साथ में मूव करें, उसमें भी केस सेट नहीं हो रहा है। अच्छा, हम इसका कोर्स 150 क्रॉस कर चुके हैं, 150 के बियॉन्ड तो फिर दोनों साथ में ही चल रहे थे। अब ये पीछे तो जा नहीं सकता, नीचे वाला ब्लॉक एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हम कुछ ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं। अब हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा बच्चों। देखो, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है इस सम का। हमें पता है कि ये 180 है, फिक्स्ड है, ये भी 120 फिक्स्ड है, ये 10 kg फिक्स्ड है, ये 20 kg फिक्स्ड है। ये मिटा देते हैं, ये रॉन्ग हो गया हमारा। अब कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बी एंड ए टुगेदर का काम हो जाए, क्योंकि आगे तो नहीं जा रहा था, वो देख लिया था हमने। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो हम 30 न्यूटन बना रहे हैं, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया था जब हमने फोर्स 150 न्यूटन का लगाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना शुरू हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? लेट अस चेक। मान लीजिए साथ में चल रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स इस समय F है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पहुंचा है। F फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन यही रहने वाली है, बिकॉज ये आगे निकलने वाला नहीं है। तो इस पर फोर्स ऐसे रहेगा, इस पर फोर्स ऐसे रहेगा, यही आगे निकलेगा या साथ में मूव करेगा, ये बात है। दोनों के एक्सीलरेशन चाहते हैं सेम हो, क्योंकि दे आर मूविंग टुगेदर। तो ये एक्सीलरेशन और ये एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। एक्सीलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। इसके ऊपर फोर्स कितना है? 120 माइनस एफ। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए शुड बी एक्सीलरेशन ऑफ बी। ए के लिए नेट फोर्स 120 माइनस एफ, तो ये हुआ 120 माइनस एफ। और मास कितना है इसका? 10। बी के लिए नेट फोर्स 180 प्लस एफ, 180 प्लस एफ, और इसका मास कितना? 20। यहां लिखता हूं आपके लिए, ये 2 हो जाएगा, 10 1 10 2 2 को यहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 2f इज इक्वल टू 180 प्लस एफ। तो बच्चों 3f मेरे पास आ गया 60, f कितना हो गया? 20। यस, ये बात है। देखो बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स इस समय 20 न्यूटन होगा, यानी हम जो सोच रहे थे या सोच नहीं पा रहे थे, वो बात इस समय ये है कि जैसे ही ये फोर्स 150 को क्रॉस करेगा तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 30 से कम होना शुरू हो जाएगा। वो 20 हो गया। देखिए, इस तरह से आप इसको 210 करके देख सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं इसी मेथड से, आपको एफ की वैल्यू और कम मिलेगी। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा 150 के बियॉन्ड, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 30 से कम होनी शुरू हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी। तो जब ये फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा तो हमारा ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। कितना फोर्स लगाएं ताकि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाए? ये 180 मिटा देते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और बी दोनों सेम होना चाहिए। तो कितने फोर्स तक हमें लगाना होगा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 30 से धीरे धीरे कम होते हुए 25 20 तो देखा आपने आया, 15 10 5, फिर फाइनली कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो जाएगा दोनों के बीच में, दोनों के एक्सीलरेशन सेम है। इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 120 माइनस 0, तो ये हो गया 120 माइनस 0। इसका मास कितना है? 10।
एक्सीलरेशन ऑफ बी ये वाले का, एफ फोर्स है इसके ऊपर, और मास इसका कितना है 20। तो मेरे पास एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि 240 न्यूटन पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरे पास 240 हो जाएगा, और जब ये 240 होगा तो 240/20 ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी 120/10 कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू 150 से 240 जब पहुंचेगी, फोर्स की वैल्यू 150 से 240 जब पहुंचेगी, 150 लेस देन एफ लेस देन 240, तब तक मेरा फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होगा फ्रॉम 30 to 0 सॉरी, एफ विल डिक्रीज फ्रॉम 30 to 0। और मेरा एक्सीलरेशन पहले कितना था 9, अब कितना हो जाएगा 12। तो ए विल गो फ्रॉम 9 to a इक्वल टू 12। 9 से 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से 0 हो जाएगी। ये बात है। तो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं कब तक, देखो 240 न्यूटन तक भी दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बात है। तो हमें लग रहा है कि यार चलो 240 तक पहुंच गए, अब बढ़ाते हैं इस फोर्स को, तो शायद अब हमारा ये ब्लॉक इससे आगे निकल जाए। लेट अस चेक। अब हम एफ को 240 से इंक्रीज करते हैं। 240 तक हमने देख लिया, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। एक्सीलरेशन 150 से जब 240 हुआ मेरा फोर्स, तो दोनों का एक्सीलरेशन 9 से 12 हो गया, लेकिन दोनों साथ में मूव कर रहे थे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 30 से 0 हो गया। अब मैं मानता हूं कि मेरा फोर्स जो है बढ़ गया है इस पर, अभी तो मुझे लग रहा है कि B इज अहेड ऑफ ए, B इज अहेड ऑफ ए। अगर ऐसी बात है, अगर ये इससे ज्यादा है, B आगे निकल रहा है, तो इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा नहीं होगा। ये आगे जाएगा तो ये इसको रोकेगा पीछे, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, और ये आगे निकलेगा तो ये भी इसको अपने साथ आगे ले जाएगा, ताकि दोनों में रिलेटिव मोशन क्रिएट ना हो। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ जाएगा, और मान लीजिए कितना हो गया 30 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। देखो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, पहले इस तरफ थी और अब कितने हो गई, मतलब पहले 30 था, कम होते होते 0 हुआ, और अब ये 30 न्यूटन मैंने ऐसे लगा दिया। और मैंने एफ की वैल्यू 240 से ज्यादा ये मिटा देते हैं। सपोजिंग मैंने एफ को 300 न्यूटन कर दिया, और मुझे लग रहा है दोनों साथ अलग अलग मूव करेंगे। 240 तक तो साथ नहीं चले ना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। मुझे लग रहा है अब मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो शायद अब ये इसको छोड़ दे बेचारे को, अब तो इसको आगे जाने दो यार, और कितना फोर्स बढ़ाऊंगा। देखिए चलो 300 कर दिया, अब बी बोलेगा यार अब तो मुझे छोड़, मुझे आगे जाने दे। लेट अस चेक ए क्या करता है, कितनी दोस्ती है दोनों के बीच में, देखते हैं। देखो बच्चों, अगर ये 300 ऐसा है और ये 30 ऐसे है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे क्यों आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज हमने एज्यूम किया बी इज अहेड ऑफ ए। ये आगे निकल जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आएगा। 300 माइनस 30 270, 270/20 इसका जो एक्सीलरेशन है, नेट फोर्स 270 अपॉन मास 20, ये हो जाएगा 13.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 120 F0 प्लस 30 एक्सीलरेशन आ गए 150, 150/10 इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यार इसका एक्सीलरेशन फिर से ज्यादा हो गया, ये बात फिर से रॉन्ग हो गई। अरे यार ऊपर वाला ब्लॉक जो है नीचे वाले ब्लॉक को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। देखिए अभी भी 240 से 300 समझ गए फिर भी, यानी ये जो अजम्पशन है बी इज अहेड ऑफ ए, ये रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये हुआ ये अभी भी साथ में मूव कर रहे हैं, अलग अलग मूव नहीं कर रहे हैं। अलग अलग मूव करते तो जो हम एज्यूम किया ये आगे निकल जाना चाहिए था, अलग अलग मूव करते तो इसका एक्सीलरेशन ज्यादा आना चाहिए था, इसका एक्सीलरेशन कम आना चाहिए था, लेकिन हो गया उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी साथ में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम नहीं हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सपोजिंग इस समय एफ है, वो कितना है वो देख लेते हैं। ये बात हो गई, ठीक है, साथ में मूव कर रहे हैं तो क्लियर है, ये रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास एजम्पशन है ए एंड बी मूविंग टुगेदर, क्योंकि हमने अलग किया लेकिन वो एक्सीलरेशन ऑपोजिट आ गए जो आने चाहिए थे उसके अगेंस्ट में। मूविंग टुगेदर तो दोनों के एक्सीलरेशन सेम होंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विल बी एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए नेट फोर्स 120 प्लस एफ अपॉन मास, इसकी बात करें 300 माइनस एफ फोर्स अपॉन मास, ये 20 हो गया, 2 को यहां ले जाइए, 240 प्लस 2f विल बी 300 माइनस एफ।
इसको यहाँ ले आइए, 3F हो गया 60, तो F हो गया 20 न्यूटन। बिल्कुल सही बात है, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे ही हम 240 की लिमिट को क्रॉस करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। अब ये 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है और आप देखिए इंटरमीडिएट शिफ्ट में कितना पहुंच गया, 20 पहुंच गया है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम नहीं हुआ है, अभी 20 है जब मैंने 300 न्यूटन का फोर्स लगाया। दैट मीन्स ये अभी भी साथ में मूव कर रहे हैं, अभी भी साथ में मूव कर रहे हैं। अगेन मैं ये देखूंगा कि F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ताकि ये दोनों साथ में मूव करें। और कितने फोर्स बाद अलग होंगे, अगर अलग हो जाएं तो हो तो नहीं रहे अब तक, कितनी देर से ट्राई कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो हम सोचेंगे कि नाउ दे आर मूविंग टुगेदर, ये F कितना होना चाहिए ताकि दोनों साथ में मूव करते रहें। इसको मिटा देते हैं, देखिए तो साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B, ये 120 प्लस F अपॉन मास 10, ये हो जाएगा F माइनस F अपॉन मास 20। अब मुझे मालूम है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। अगर 30 को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर दोनों में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जब तक 30 क्रॉस नहीं होगा तब तक दोनों साथ में मूव करते रहेंगे। हम जानना चाह रहे हैं ये F की मैक्सिमम वैल्यू, तब ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ दें। तो मुझे क्या करना होगा, इस F को 30 तक पहुंचाना होगा। तो F को 30 पहुंचा देता हूं मैं, तो 120 प्लस 30 लिख देता हूं आपके लिए, 120 प्लस 30। F को 30 क्यों ले रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों को सेपरेट करना चाह रहा हूं। ये 150 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करिए 300 इज इक्वल टू F माइनस 30, तो F कितना हो गया, 330 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ 330 न्यूटन तक ये दोनों साथ में मूव करने वाले हैं, और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे रहेगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो एक और बात समझ में आ गई कि 240 से जब तक मेरा F 330 के बीच में होगा, 330 के बीच में होगा, दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। और वो कितने रहेंगे, देखिए F को मैंने 30 लिया है, ये भी 30 ले लेता हूं। इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास 120 प्लस 30, 150 अपॉन 10, 15 हो जाएगा। ये भी एक्सेलरेशन, ये मैंने 330 कर दिया, 330 माइनस 30, 300 अपॉन 20, ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, 15 आ गया। देखिए एक्सेलरेशन 15 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 240 से 330 तक मेरा जो एक्सेलरेशन है, 240 पे मेरा एक्सेलरेशन 12 था, अब ये 12 से एक्सेलरेशन मेरे पास 15 हो जाएगा, ये बात। तो जब मेरा ये फोर्स 240 से 330 पहुंचेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स विल गो फ्रॉम 0 टू 30 एंड द एक्सेलरेशन विल गो फ्रॉम 12 टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों साथ में मूव करेंगे। यहां तक बात पहुंची, यहां तक बात पहुंची, 330 तक हमने इसको पहुंचा दिया। लगता है अब शायद सेपरेट हो जाएंगे, फाइनली लगता है अब शायद सेपरेट हो जाएंगे, लगता है अब सेपरेट हो जाएंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, मिटा देता हूं। F को मैंने 330 से बढ़ा दिया, ठीक है। तो लेट अस चेक, अच्छा ये तो 330 रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैक्सिमम अब ये सेपरेट हो जाएंगे। मेरा एजम्पशन है A एंड B नाउ सेपरेट, A एंड B मूव सेपरेटली, A एंड B मूव सेपरेटली। मुझे मालूम है F को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सपोज मैंने 360 कर दिया, ये आगे निकल जाना चाहिए। अगर ये आगे निकलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे रहेगा और इसका फ्रिक्शनल फोर्स आगे रहेगा। इसको मैंने 360 कर दिया, तो देखो 120 प्लस 30, 150 अपॉन 10, ये मेरे पास एक्सेलरेशन 15 आ गया। और इसको देख लीजिए 360 माइनस 30, 330 हो गया, 330 अपॉन 20, 33 अपॉन 2, 33 अपॉन 2 मतलब एक्सेलरेशन हो गया 16.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आया, इससे मतलब ये आगे निकल जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे ही F 330 को क्रॉस करेगा तब हमारे दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। और अब दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इतनी सारी बातें हमने देखी। जब F 0 होगा तो क्या होगा, F 0 से 150 होगा तो दे विल बी मूविंग सेपरेटली, उनके एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग होंगे। 150 न्यूटन पे दे विल बी मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 150 से 240 तक फोर्स बढ़ाएंगे तो भी साथ में मूव करते रहेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स 30 से 0 हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सेलरेशन विल गो फ्रॉम 9 टू 12। जब ये एक्सटर्नल फोर्स 240 से 330 के बीच में रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा इस ब्लॉक के ऊपर। इट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 30, पहले पीछे था अब आगे हो जाएगा इसके ऊपर। फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 30
एक्सीलरेशन विल गो फ्रॉम 12 to 15, और उसके बाद अगर हम 330 के बियॉन्ड फोर्स इंक्रीज करेंगे तो अब दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे। तो बच्चों इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई। देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। आपने इसमें सीखा कैसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कभी कभी रिड्यूस भी हो सकती है दो बॉडीज के बीच में। हमारी अजम्पशन आज तक हमने जितने भी सम किए होंगे उसमें ऐसा ही आया होगा कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एफ एस मैक्स अपनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद फिर इंक्रीज नहीं होता और वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये एक ऐसा केस था जहां पर एफ एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच के धीरे धीरे रिड्यूस भी होना शुरू हुआ और फिर उसने अपनी डायरेक्शन भी रिड्यूस की, चेंज कर दी, और उसके बाद जीरो से फिर से क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल लाता रहूंगा। जरूर कमेंट करिएगा आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट पसंद आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।